जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस पहली क्लास में। आज से हम जो है हिंदी संपूर्ण ग्रामर को देखेंगे। हिंदी व्याकरण में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको हम समझेंगे। और ये क्लास मुझे लगता है कि उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे, बहुत विस्तृत तरीके से इसको पढ़ेंगे ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से हिंदी में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। हम शुरुआत करेंगे हिंदी वर्णमाला से। आप देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हम संपूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्वर का, व्यंजन का, मात्रा का वर्गीकरण जो भी रहेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है व्यंजन के वर्ण के भेद। तो जब हम वर्ण के भेदों की बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे जो है हम बात करते हैं कि वर्ण जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अयोगवा, तो अयोगवा भी किसमें जोड़ा जाता है, इसी में जोड़ा जाता है। तो अयोगवा के सॉरी वर्ण के जो है भेद कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं, ठीक है। दो तो हो गए स्वर और व्यंजन जो आप हमेशा से जानते ही हैं, और तीसरा जो है इसमें कौन सा आता है, तीसरा आता है आपका अयोगवा। हाँ, बाद में पढ़ेंगे हम अयोगवा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो सारी चीजें देखेंगे हम, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। हमारे पास अगर दो प्रमुख की बात करेंगे तो प्रमुख हमारे पास एक स्वर है, एक व्यंजन है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बहुत विस्तार से हम इन सभी चीजों को समझेंगे। बहुत आराम से, आसानी से इन सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। देखिए, स्वर के भेद मात्रा व उच्चारण के आधार पर हम अगर देखें तो तीन भेद होते हैं, ठीक है जी। नंबर एक ह्रस्व स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर, और नंबर तीन पुलुत स्वर, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जब आप बात करते हैं ह्रस्व की, तो ह्रस्व में देखो, ह्रस्व के बहुत सारे नाम होते हैं। ह्रस्व के नाम अगर आप पेन कॉपी साथ में रखी है, नहीं रखी है तो आप उसको साथ में रख लीजिए और नोट करते जाइएगा। ह्रस्व की बात करेंगे तो देखिए, ह्रस्व को ही हम मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं, ठीक है। मूल स्वर बोलते हैं और एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व को ही एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है, ह्रस्व को ही लघु स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। मूल स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो चार स्वर हैं आपके, इन्हीं से आगे जो है बाकी स्वर जो है बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है हमारे पास, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अगर हम बात करेंगे तो दीर्घ स्वर को दूसरा नाम दिया जाता है द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है इसको, क्यों, क्योंकि इसमें जो समय लगता है वो कितनी मात्राओं का समय लगता है, दो मात्राओं का समय लगता है। तो देख सकते हैं आप, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दो गुना समय लगता है उसे, या दो मात्राओं का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के और नाम है, जैसे गुरु स्वर हो गया, बड़ा स्वर हो गया, संधि स्वर, संयुक्त स्वर, इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं इसके। देख सकते हैं आपके पास जो है ये जो वर्ण है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो है किस में आ रहे हैं, दीर्घ स्वर में आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर की बात करेंगे तो पुलुत स्वर, देखिए पुलुत स्वर क्या चीज है, पुलुत स्वर में आपका समय लगेगा तीन मात्राओं का। कितनी मात्राओं का समय लगेगा, तीन मात्राओं का समय लगेगा। सबसे ज्यादा जो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय समय लगेगा आपका, वो कौन सा है, वो है पुलुत स्वर, ठीक है। पुलुत स्वर की बात करेंगे तो इसमें तीन मात्राओं का टाइम लग रहा है। जब तीन मात्राओं का टाइम लग रहा है तो यहाँ पे मतलब वो वाले आपके शब्द आते हैं जिनमें आप उन शब्दों को क्या करते हैं, लंबा खींचते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक शब्द लिखा राम, सिंपल सा बोल दिया राम, लेकिन जब राजा दशरथ राम को पुकार रहे थे, जब वो वनवास के लिए गए, तो वो एक लंबा उसको उच्चारित कर रहे थे कि हे राम, है ना। तो इस प्रकार से, जैसे ओम है, ओम की बात करेंगे तो ओम में जैसे ओम सिंपल ओम है तो ओम, बाकी जो हम उच्चारण करते हैं जिसका, वो क्या आता है, ओम,
है ना। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं वो किस में आते हैं, पुलुत स्वर में आते हैं। पुलुत स्वर में मतलब आप एक प्रकार का साइन रख सकते हैं, ये इसमें साइन ही लगे होते हैं, जो छोटी अंग्रेजी में आप जेड टाइप का लिखते हैं वो इसमें आ जाता है ना जी। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए स्वर के भेद जो है जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव की आकृति के आधार पर भी होते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आप सोचना चाहें या समझना चाहें, तो अगर हम देखें तो स्वर के भेद अगर आपने पढ़े हैं कहीं पे तो क्या पढ़े हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने सिर्फ 3 ही भेद पढ़े होंगे, वो कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वर के भेदों की, तो स्वर के भेद कितने होते हैं बाबू, वो स्वर के भेद होते हैं 4, 3 नहीं होते हैं, वो स्वर के भेद के भेद हैं 3। ठीक है, तो इस चीज में आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद आ रहे हैं, तो स्वर के भेद आ रहे हैं जी 3, है ना। तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें ध्यान रखेंगे आप, क्या आ रहा है जी, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीव का जो पहले वाला हिस्सा है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, है ना। जीव का आगे वाला भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं वो भी आप देखेंगे, है ना। देखिए ये आपके इसमें स्वर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ई और यहाँ पे एक और आ जाता है, री भी आता है। ठीक है, और मध्य स्वर में मतलब जीव का जो बीच वाला भाग जहाँ पे ज्यादा एक्टिव रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। और इसमें कौन सा स्वर आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है आपका अ, है ना। और लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, पश्च स्वर। पश्च स्वर की बात करेंगे तो जीव का जो लास्ट वाला हिस्सा है जब वो एक्टिव होता है, ज्यादा काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं, है ना। तो इसमें देख सकते हैं आपके पास है आ, उ, ओ और इसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये अंग्रेजी वाला जो है आ जाता है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो स्वर के भेद हैं मुखाकृति के आधार पर या मुख की आकृति के आधार पर, तो वो क्या है, विपरीत स्वर। ठीक है, विपरीत स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार वो पूरा खुलता है, तो वो कौन से होते हैं, मतलब ज्यादा खुलता है, वो है आ। इकलौता वर्ण है जिसका उच्चारण होता है आ, वो है विपरीत स्वर मुखाकृति के आधार पर। अगर हम देखें अर्धविपरीत, अर्धविपरीत में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि जिसके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है ना, तो वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। अर्धविपरीत में आपके पास आते हैं, ये 2 ही स्वर होते हैं अर्धविपरीत में। ठीक है, 2 ही स्वर होते हैं, आई और औ। इन्हीं स्वरों को जो है हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़े स्वर भी बोलते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर मतलब जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है या कम खुलता है, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आप समृद्ध स्वर। जैसे ई, उ, और यहाँ पे आ जाता है री आपका। ठीक है, री भी आता है यहाँ पे। और अर्ध समृद्ध की बात करेंगे तो अर्ध समृद्ध में जिसके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा आधा खुलता है, तो यहाँ पे आपका एक स्वर और आता है, जो कि ऊपर लिखा था हमने, ए और ओ जो है किस में आते हैं, अर्ध समृद्ध में आते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने हिसाब से। अगर आप अभी आपके पास नोटबुक नहीं है तो उसको बाद में दोबारा से इस वीडियो को देख करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्वर के भेद ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ माने होंठ, ठीक है, होंठ, होठों की आकृति के आधार पर भी स्वर के भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, कौन कौन से हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वृत्ताकार स्वर कौन से होंगे, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या होगा, होठों की आकृति कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी, है ना। तो उसमें कौन कौन से स्वर आ रहे हैं, देखो ऊ है, ऊ है, ओ है और औ है। ठीक है, तो ये जो है किस में आते हैं, वृत्ताकार में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास अवृत्ताकार। अवृत्ताकार की बात करेंगे तो अवृत्ताकार में क्या होगा, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति क्या नहीं होगी, गोल नहीं होगी। ठीक है, इसमें देखेंगे आप आ ई ए और साथ में यहाँ पे री भी आता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है,
स्वर के भेद हैं। स्वर के जो चार के चार भेद हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, है ना। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब देखेंगे मात्रा। मात्रा की बात करेंगे तो देखो बाबू, मात्रा क्या है? मात्रा जो है वो है उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाले समय को ही आप मात्रा कहते हैं। और मात्रा जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लघु मात्रा और गुरु मात्रा। ठीक है, कौन कौन सी? लघु मात्रा और गुरु मात्रा होती है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, लघु मतलब छोटी मात्रा और गुरु मतलब बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा कौन सी है ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से ये लिखी जाती है। ठीक है, और मात्रा में जैसे अ है आपका, अ स्वर है, तो अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये सिर्फ हर व्यंजन के साथ आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, है ना। ये हर व्यंजन के साथ तब तक लगता है जब तक कोई दूसरा स्वर नहीं होता है या वो व्यंजन आप आधा नहीं लिखा है। ठीक है, उसको अगर आपने आधा लिखा है तब जाके ये नहीं होता है, अन्यथा ये उसके साथ ही लगा होता है। किसके साथ लगा होता है? उस वर्ण के साथ लगा होता है। ठीक है, तो यह लगभग हर वर्ण के साथ लगा होता है। उसके बाद है अयोगवा। देखो अयोगवा की बात करेंगे तो अयोगवा जो है क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। एक प्रकार के चिन्ह है ये, जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण कहीं नहीं होता। इनका उच्चारण आप सॉरी इनका जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता है। इनका प्रयोग आप कहाँ पे करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं आप स्वर के साथ, इनका प्रयोग करते हैं आप व्यंजन के साथ, है ना। और इनका प्रयोग किसकी जगह पे किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है पंचम वर्ण के स्थान पर। ठीक है, पंचम वर्ण कौन से होते हैं? जो वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं उनके स्थान पर किया जाता है। सॉरी, वो होता है ये अनुस्वार। ठीक है, वो क्या होता है? अनुस्वार होता है ना। अगर हम बात करेंगे अयोगवा की, तो अयोगवा है चिन्ह। चिन्ह में से दो जो है मूल भेद होते हैं इसके, और मूल भेद, मुख्य भेद बोल सकते हैं आप। और अयोगवा के ऐसे बात करेंगे कि अयोगवा के ऐसे कितने भेद होते हैं, तो उसके 3 और 4 भेद होते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि अयोगवा के मूल भेद बताओ, तो आप आंसर करेंगे 2। और जब आपसे पूछा जाएगा कि अयोगवा के भेद बताओ, तब आपका आंसर क्या रहेगा? तब आपका आंसर रहेगा 4। ठीक है, और 4 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर 4 नहीं है तब जाके आप 3 करेंगे। इसमें जो इसके 2 अलग अलग भेद हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास एक तो अनुस्वार आ गया, एक विसर्ग आ गया। इसके अलावा एक और भेद होता है इसका हलंत। हलंत का मतलब क्या है? आड़ी तिरछी रेखा, जो किसी वर्ण को क्या बताती है? आधा बताती है। जैसे क है, जैसे ट है ना। तो इसमें मतलब ये शुद्ध व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। इसमें आपका कोई जो है स्वर नहीं लगा। ये अपने आप में ही क्या है? इसको आधा व्यंजन भी बोल सकते हैं, शुद्ध व्यंजन भी बोल सकते हैं आप। हलंत जो है तीसरा भेद आ गया योगवा का। चौथे भेद की बात करेंगे तो चौथा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अर्धचंद्र। अर्ध चंद्र बिंदु। ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु की बात करेंगे तो ये आधा चांद और आधे चांद में आपने क्या लगा दिया? अर्ध बिंदु लगा दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, जैसे ये आपका लगता है आपने एक शब्द लिखा आंख। आंख है भरी भरी, है ना। ठीक है जी, आंख हो गया, गांव हो गया, है ना, मुंह हो गया। अगर आप इस प्रकार के शब्द लिखते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है आपके पास व्यंजन। देखो व्यंजन के मुख्य भेदों की बात करेंगे तो व्यंजन के जो मूल भेद हैं बाबू वो 3 ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे व्यंजन के मूल भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, जिन्हें आप स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। उसके बाद है आपके पास अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये होते हैं 3 मूल भेद। इसके अलावा जो है आपके पास अगर आप बात करेंगे व्यंजन के भेदों की, तो 4 और 5। फिर वही से बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन के भेद 5 होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके पास 5 है तो आपका आंसर 5 ही रहने वाला है। ठीक है, और ऑप्शन में 5 नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? फिर आपका आंसर 4 रहेगा। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप, है ना। और जब क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया कि व्यंजन के मूल भेद बताओ, तो मूल भेद कितने आपके पास? वो 3 ही हैं।
अंतस्थ व्यंजन का देखो, अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे बाबू तो अंतस्थ व्यंजन को यण व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यण व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप। और इसमें वर्ण कौन से आ रहे हैं? य र ल व। ठीक है, और यण व्यंजन के जो य और व है इनको क्या बोला जाता है? अर्धस्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे बाबू तो ऊष्म व्यंजन को दूसरा नाम बोला जाता है ऊष्मान व्यंजन, या आप कह सकते हैं इसको कि इसको बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। क्या बोला जाता है? संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, और जब भी आप ऊष्म वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जब आप ऊष्म वर्ण का उच्चारण करेंगे श, श, स, ह, तो यहाँ पे जो आपके अंदर से वायु आ रही है, श्वास वायु, वो कैसी आएगी? गर्म श्वास वायु आएगी। ठीक है, और अगर आप अंतस्थ वर्ण की बात करेंगे तो अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। ठीक है, श्वास वायु जब भी इन वर्णों का उच्चारण करेंगे आप तो श्वास वायु कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। और ये वर्ण है कौन से? य र ल व। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपके पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या, क्यों? ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो देखो संयुक्त व्यंजन क्या है आपके पास? संयुक्त व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनके मतलब दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे आपके पास क्ष है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। ठीक है, क्ष की बात करेंगे तो क्ष कैसे बनेगा? क धन श धन अ के जोड़ से बनेगा ये। ठीक है, उसी प्रकार से त है तो त्र है तो त धन र धन अ के मेल से बनेगा। उसी प्रकार से ज्य है तो ज्य कैसे बनेगा? ज धन ज्य धन अ से बनेगा। उसी प्रकार से श्र है तो श्र कैसे बन रहा है? श धन र धन अ। थोड़ा सा लेखनी पे मत जाइएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी समस्या है, तो सिर्फ आप समझिएगा जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, दो व्यंजनों के मेल से बना है, मतलब इसमें एक स्वर भी लगता है, दो व्यंजन लगते हैं, तब जाके आपके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं ये आपको मैंने बता दिया जी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और होता है जिसे हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ में मेंढक, सड़क, इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं ये द्विगुण शब्द हैं, जो कि आपके जो द्विगुण व्यंजन है या आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिनका प्रयोग आप शब्द की शुरुआत में कभी नहीं करते हैं। इनका प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में या शब्द के बीच में होता है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप, है ना? ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। आपके पास देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, है ना, या चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, और वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो ये जो आपके लास्ट वाले हैं ना, ये इनको हम बोलते हैं पंचम वर्ण या पंचमाक्षर। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं इनके उच्चारण स्थान भी लिखे हुए हैं, तो उच्चारण स्थान भी यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखना आपने। क के बाद ख आता, ख के बाद ग आता, ग के बाद घ ज्ञ आता। ठीक है, और ये ज्ञ है, ज्ञ, ज्ञ और ञ, न और म। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास बहुत छोटी सी रखी है हमने, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत कोशिश करिए मैंने कि बहुत आसानी से आराम से समझा पाऊँ आपको। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप मुझे बता सकते हैं। हम साथ साथ में इसके PYQ और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बनते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द, बहुत आराम और आसानी से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।